सो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके टाइप्स एंड उसके मैकेनिज्म, और जनरली हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2 के बारे में। और यहाँ पे डेफिनेशन का बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेम ही सजेस्ट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन, कोई ना कोई ग्रुप रिमूव होने वाला है। चलो एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप लोग 3 फ्रेंड्स हैं A, B एंड C, और आपने क्या किया, जो 2 फ्रेंड्स है वो स्कूल में पहले आ गए और अपने टेबल में आके बैठ गए अपना क्लासरूम में, और जो C है, C स्टूडेंट्स वो क्या किए, वो थोड़ा लेट से स्कूल आया है। तो चलो एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कि A और B यहाँ पे था, जो पहले बेंच में आके बैठ गया, और C थोड़ा सा लेट आया। तो B क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ये खेलने चला गया, क्योंकि इसको खेलना पसंद है। अब ये जब खेलने चला गया और यहाँ पे इसी जगह पे खाली हो गया, तो ये C फ्रेंड यहाँ पे आके इसी का जगह पे आके बैठ गए। मतलब क्या हुआ, ये ओल्ड ग्रुप यहाँ पे रिमूव हो चुका है और न्यू ग्रुप यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कैसा ग्रुप है, ये एक लिविंग ग्रुप जैसा बिहेव कर रहा है। सेम इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं। चलो इसको हम एक मॉडल से समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये ग्रुप्स है, ये सारे इस तरह से एटम्स लगे हुए हैं, और ये एक लिविंग ग्रुप है। यहाँ से किसी वजह से यहाँ एक लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया बाहर, और एक न्यू ग्रुप यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। क्या हुआ, ओल्ड ग्रुप रिमूव हो चुका है, न्यू ग्रुप का एडिशन हो चुका है। इसको भी ओवरऑल कैसे समझ सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक और अच्छा होगा कि इसके हम, क्योंकि रिएक्शंस करना है तो रिएक्शन से ही हम लोग इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलो देखिए, आपके पास Rx है और यहाँ पे क्या है, Y पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये कोई न्यू ग्रुप है, ये ओल्ड ग्रुप है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होता है, ज़्यादा होता है, तो इसके पास आ जाएगा डेल पे नेगेटिव, इस पे आ जाएगा डेल पर। अरे भाई साहब, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव है, ये इसके बाद तुरंत अटैक कर देगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे R के पास Y बच गया और X पे नेगेटिव आ चुका है। और यहाँ पे हम लोग कुछ सॉल्वेंट लेते हैं, उस सॉल्वेंट क्या होता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। क्या हुआ, यहाँ से X हट गया और यहाँ पे Y जुड़ चुका है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर ये Y न्यूक्लियोफाइल हुआ तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ये अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मान लीजिए तो क्वेश्चन में अराइज होगा न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या है, न्यूक्लियस, इसको आप तोड़ सकते हो, न्यूक्लियो प्लस फाइल। तो न्यूक्लियस मतलब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और फाइल मतलब कौन सा, लविंग। फाइल मतलब क्या होता है, लविंग। जो पॉजिटिव चार्ज पे लविंग स्पीसीज होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज होते हैं, उसी को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव हो रहा होगा, या तो लोन पेयर होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम ही न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, उसका एग्जाम्पल आपका हो सकता है वाटर, क्यों, क्योंकि ऐसे देखिए यहाँ पे लोन पेयर है। उसका एग्जाम्पल हो सकता है मिथानल, क्यों, यहाँ पे देखिए इसके पास ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। उसके पास हो सकता है OH-, उसके बाद हो सकता है आपके पास Cn-। तो ये नेगेटिव स्पीसीज और लोन पेयर ही न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव कर सकते हैं। ये हो गया बात कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। अब चलो एक एक करके हम लोग को रिएक्शन को पहले तोड़ते हैं। पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है R, ये X, ये से क्या होते हैं, ये सॉल्वेंट क्या होते हैं। चलो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो हम लोग अब रिएक्शन को पहले अच्छे से इसको क्या करने वाले हैं, इसको तोड़ते हैं। पहले देखो R क्या होता है, X क्या होते हैं, और सॉल्वेंट क्या क्या हो सकता है। R मतलब कोई भी एक एल्काइल चेन, कोई भी कार्बन के चेन, सिंपली समझ सकते हो, कोई भी कार्बन चेन, अल्काइल चेन, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक R जैसा बिहेव कर सकता है। अरे भाई साहब, X एज अ लिविंग ग्रुप। अब देखिए लिविंग ग्रुप मतलब ये X नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकल सकता है। इसका मतलब यहाँ पे आप ले लीजिए RI, यहाँ पे ले लीजिए आप RBr, यहाँ पे ले लीजिए RCl, यहाँ पे लीजिए RF। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज कब निकलेगा, जब ये एनायन स्टेबल हो। ये जब ज़्यादा स्टेबल होगा, इसी तरह से ये न्यूक्लियोफाइल का अच्छा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगी। तो अगर हम इस बात करें, यहाँ R से हम सारे ग्रुप को जोड़ दिए हैं, सारे ग्रुप को हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए। अब इसका क्या बना लीजिए, नेगेटिव बना लीजिए। I पे नेगेटिव, Br पे नेगेटिव, Cl पे नेगेटिव और F पे नेगेटिव। अब बात आया कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो साइज और एक बेसिक स्ट्रेंथ से हम लोग समझ सकते हैं। तो पहले साइज का बात करते हैं। तो देखिए ये भी I पे, I बड़ा ग्रुप होता है,
उस कंपैरिजन में ये छोटा होता है, ये और भी छोटा, ये और भी छोटे होते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कब स्टेबल होगा? जब नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड होंगे और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ही कम होंगे। तो बड़ा साइज की वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ही वीक होंगे, बहुत ही कम होगा। तो इसीलिए ये जो जिसका बड़े साइज होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होते हैं, तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप जैसा बिहेव कर सकता है। और जो F माइनस का बात करें, बहुत ही छोटे ग्रुप होते हैं, उसमें ये जो नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ही हाई होंगे, इसलिए वेरी वीक लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप, ये गुड लिविंग ग्रुप है। अब एक बेसिक स्ट्रेंथ से अगर बात करें तो देखिए बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है जो लिविंग ग्रुप होते हैं वे वीक बेसिस जैसे बिहेव करते हैं, वीक बेसिस। तो अगर हम बात करें, अगर सबसे पहले इसका एसिड बनाना पड़ेगा। अब एसिड में चेक करिए कि एसिड में यहाँ HI बनेगा, यहाँ HBr, यहाँ HCl, यहाँ HF बनेगा। और HI में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो बहुत ही वीक बेस होगा, इसलिए I नेगेटिव बहुत ही वीक बेस होते हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इसीलिए जो I नेगेटिव है वो वीक बेसिस होते हैं, इसलिए ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ बात हो गई लिविंग ग्रुप के बारे में। अब बात करें सॉल्वेंट, तो यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलो हम लोग सॉल्वेंट के बारे में बात करें। दो तरह का सॉल्वेंट होते हैं, एक होते हैं पोलर प्रोटिक और एक होते हैं पोलर अप्रोटिक। अब देखिए पोलर प्रोटिक मतलब होता है H+। अब सोचिए H+ मतलब ओवरऑल पोलर प्रोटिक का बात करें, हाइड्रोजन उससे अटैच हो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन अटैच होंगे उसको पोलर प्रोटिक बोलते हैं। और पोलर अप्रोटिक जो कार्बन से जनरली कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसको पोलर अप्रोटिक बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें वाटर, तो देखिए ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये पोलर प्रोटिक होंगे। मिथेनॉल, देखिए मिथेनॉल, ये भी देखिए ये ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच है हाइड्रोजन से, इसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन पोलर अप्रोटिक का बात करें तो पोलर अप्रोटिक मतलब अगर सिंपली बात करें एसीटोन, तो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो देखिए ऑक्सीजन से कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, यहाँ कार्बन से अटैच है, इसीलिए ये पोलर अप्रोटिक। और ये बहुत सारे होते हैं DMSO, DMF, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे बात करने वाले हैं SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर। सबसे इसको सिंपल सा एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास RX है और RX क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा, R और X के बॉन्ड का क्लीवेज होगा और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक कर देगा और हम यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं SN1 रिएक्शन में। तो यहाँ पे जो बनने वाला है वो बनेगा ROH और X पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अगर SN1 को आपको डिटेल में सीखना है तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म सीखिए, वहीं से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन बनते वहीं से हैं। जब भी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करोगे वहाँ से क्वेश्चन देख ही लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म के ऊपर। तो मैकेनिज्म बात करें तो अगर स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और स्टेप 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो देखिए मान लीजिए क्या होता है, ये RX है और RX में ये X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कोवलेंट बॉन्ड बने हुए इधर से इधर ये ट्रांसफर होते जाएगा और ये बॉन्ड वीक होते चले जाएंगे। तो ये बॉन्ड एक टाइम के बाद यहाँ से ब्रेक हो जाता है। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पर आ जाता है डेल नेगेटिव और इस पर आ जाता है डेल पॉजिटिव, और यहाँ से एक इंटरमीडिएट बनते हैं, वो होते हैं कार्बोकेटाइन। R पे पॉजिटिव चार्ज वो कार्बोकेटाइन होते हैं, और कार्बोकेटाइन बना हुआ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे अटैक कर सके और यहाँ पे वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। लेकिन देखिए जब ये अटैक किया तो O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कभी भी रखना नहीं चाहता है क्योंकि O पे पॉजिटिव चार्ज वो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिव रखना चाहता है। यहाँ तो पॉजिटिव आ चुका है, तो ये क्या करेगा, अब ये पॉजिटिव कैसे इसे हटाएगा, तो ये इसका लोन पे बॉन्ड पेयर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये न्यूट्रल कर देगा। कभी भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बनाना अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पे बन जाता है ROH और यहाँ पे X नेगेटिव, ये जो लीव हुआ है यहाँ पे आ गया है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आया कि ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से यहाँ तक स्टेप 1 और यहाँ से यहाँ तक स्टेप नंबर पूरा का पूरा स्टेप 2 होता है। यह इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बोकेटाइन बन रहा है और जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा SN1 रिएक्शन उतना फास्ट होंगे। सबसे पहला बात यहाँ पे ये आया
कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है यूनिमॉलिक्यूलर क्यों, ये SN1 क्यों है। तो देखिए अगर हम मैकेनिज्म का बात करें तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, एक ही मॉलिक्यूल से सिर्फ एक एक्स का बॉन्ड का क्लीवेज हो गया, सिर्फ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए हैं, इसीलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर है, इसलिए इसको हम लोग SN1 नाम देते हैं। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे क्या बात ध्यान रखना है कि ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और पॉइंट नंबर 3 जो वेरी इंपॉर्टेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ बात ध्यान रखना है, जब यहाँ से X ग्रुप यहाँ से रिमूव हुआ तो यहाँ पे X नेगेटिव कहीं ना कहीं तो रहेगा, और ये X नेगेटिव फिर फर्दर इसी पे अटैक कर दिया तो फिर वाटर मॉलिक्यूल्स को तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ये X जो नेगेटिव यहाँ बना है, इसको यहाँ पे किसी तरह से ये X नेगेटिव क्या करता है, पोलर प्रोटिक, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं यहाँ पे इस तरह से एक इसको जाल जैसा इस तरह से घेर लेता है। जाल जिस तरह से किसी कैदी को घेर लिया जाता है, उसी तरह से इस तरह से इसको एक केज के फॉर्म में घेर लिया जाता है, और X नेगेटिव को यहाँ फिर फर्दर अटैक नहीं करने देता है। और जब ये अटैक ही नहीं कर पाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल आराम से यहाँ पे अपना लोन पेयर यहाँ पे पॉजिटिव को दे देगा और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। इसलिए पोलर प्रोडक्ट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि X पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक फिर फर्दर कार्बोकैटायन पे ना कर पाए। अच्छा, तो पहला स्टेप क्या हम बोले? पहला स्टेप हम बोले कि ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। और तीसरा स्टेप यहाँ पे है कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, और जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होंगे उसका रेट उतना स्पीड होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला वो वीक होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग होने चाहिए? अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे तभी तो, अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो यहाँ पे ये अटैक कर देगा पहले से ही। तो इसीलिए वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे तो वीक न्यूक्लियोफाइल R पॉजिटिव जब कार्बोकैटायन बनने के बाद अटैक करेंगे तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करेगा रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए SN1 में, ना तो स्ट्रॉन्ग होंगे तो पहले ही अटैक कर देगा यहाँ पे। तो वो हम लोग SN2 में पढ़ेंगे, SN1 में हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात किया जाए ये R ग्रुप क्या होना चाहिए? ये R ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि कार्बोकैटायन कितना ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो मान लीजिए हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं कि R ग्रुप क्या होने चाहिए। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं R ग्रुप क्या होने चाहिए। अब देखिए ये R ग्रुप ये होने चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये सबसे फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन होंगे। यहाँ पे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, अगर ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ये X ग्रुप रिमूव होता है, और जो यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वो 6 अल्फा हाइड्रोजन रखेंगे। यहाँ पे अगर ये कार्बोकैटायन रिमूव होगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन यहाँ बनने वाला है, ये X रिमूव होगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनने वाला है, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होंगे SN1 का रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होगा। इसीलिए यहाँ पे 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, फिर ये मिथाइल आ जाए। ये सबसे वीक, सबसे कम कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, सबसे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है, सबसे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। और कहीं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बने तो बहुत ही अच्छे SN बन जाते हैं, जैसे बेंजाइलिक हैलाइड्स और एलाइलिक हैलाइड्स। और अब यहाँ लास्ट बात हुआ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उसको हम सीख लेते हैं। चलो देखते हैं। तो चलो हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन पे बात करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, इस रिएक्शन को सोचो। अब देखो यहाँ पे अगर कार्बन का बात करें, चारों के चारों ग्रुप्स जो है डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसको हम लोग कायरल सेंटर बोलते हैं। और कायरल सेंटर जब होंगे तभी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझाना बहुत ही आसान है। और वहीं पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा हम उसको देखते हैं। जैसे वाटर अटैक किया तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है आपको, सबसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिखता हूँ। यहाँ पे PH, यहाँ OH हो गए, यहाँ पे H, और यहाँ पे आ जाता है CH3। और जो यहाँ पे इस तरह का आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है, ये फिशर प्रोजेक्शन है। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिल गया, तो सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या होने है, सबसे पहले इसका मैकेनिज्म पे ध्यान दो। मैकेनिज्म क्या होने वाला है, सबसे पहले ये I ग्रुप यहाँ से हटेगा, तभी तो SN1 रिएक्शन होता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हो जाएंगे PH
यहाँ पे हो जाएगा pH, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कार्बोकेटायन बनाना, और कार्बोकेटायन प्लेनर होते हैं और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और इसमें क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल, क्योंकि ये दो तो 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो आने वाला है, वाटर मॉलिक्यूल जो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है, और वाटर मॉलिक्यूल जो आने वाला है वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है। मतलब फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, जिस साइड से लिविंग ग्रुप जा रहा है उस साइड से अटैक कर सकता है, और लिविंग ग्रुप का जस्ट ऑपोजिट वाटर इस साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि प्लेनर होते हैं और इसका वैकेंट p ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं इसके पास। तो यहाँ पे जो बनेगा, देखिए अगर इधर से अटैक करेंगे तो OH इस साइड आपको दिखेगा, अगर इधर से अटैक करेंगे तो OH आपको इस साइड से दिखेगा, और जो प्रोडक्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर जिधर से OH आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और OH बैक साइड से आया है, इस साइड से आया तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट बात रहा। और रिटेंशन इन्वर्जन अच्छा कब होगा, जब यहाँ पे कायरल सेंटर होगा। अगर सेम ग्रुप्स आ जाएंगे तब हम लोग रेसिमिक मिक्सचर, ये रिटेंशन और इन्वर्जन का कोई बात नहीं होने वाला है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर बना हुआ है, क्योंकि कंपाउंड्स में रिएक्शन के मिक्सचर में ये भी दोनों भी तो होंगे, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना है, कार्बोकेटायन डिसाइडिंग फैक्टर है कि अटैक इधर से भी होगा और इधर से भी होने वाला है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन एक ही रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं। अब बात सुनो, यहाँ पे जो रिटेंशन होते हैं ना, तो रिटेंशन होते हैं 50% कम होते हैं, और जो इन्वर्जन होते हैं वो 50% से ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन ओवरऑल रेसिमिक मिक्सचर होगा। क्यों, देखो थोड़ा सा कम क्यों होगा रिटेंशन, देखिए मान लीजिए लिविंग ग्रुप इधर से रिमूव हो रहा है, इस साइड से रिमूव हो रहा है, और अटैक वाटर का इधर से हो रहा है रिटेंशन में, तो अटैक जब इधर से होगा तो थोड़ा सा ये हिंड्रेंस देता है, रिपल्शन क्रिएट करता है। तो थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल जो वाटर का है उतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है, लेकिन थोड़ा सा तो हिंड्रेंस देता है, इसलिए 50% से 49%, 48% हो सकता है, और यहाँ पे 50% ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर ओवर डिफ़ॉल्ट बात करें या बाय डिफ़ॉल्ट, तो रेसिमिक मिक्सचर हो सकता है और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर कायरल सेंटर हुआ तो कायरल सेंटर में ये बात हो सकता है। तो जैसे अगर हम और अच्छे से एक्सप्लेन करें इसको, अगर ये S कॉन्फ़िगरेशन है तो ये S कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और ये R कॉन्फ़िगरेशन आएगा। आप लोग 11 में पढ़े हुए होंगे। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी रिमूव कर रहा है तो वो लिवो रोटेटरी रिमूव करेगा। हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट से ही पता कर सकते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी को। एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। आप लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे। तो इसी तरह से एक S है तो एक R है, ये दोनों मिला के हम लोग बोलते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर बना है। तो ये ओवरऑल बात रहा, लेकिन एक अच्छे से हम इसको मॉडल से भी समझ लेते हैं। तो देखो मॉडल क्या बोलता है, ये देखिए ये मॉडल इस तरह का है। यहाँ पे देखिए कार्बन है, यहाँ पे ग्रुप्स लगे, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से अगर जाएगा तो आपको ये कार्बोकेटायन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो प्लेनर है ये वाटर मॉलिक्यूल इधर से भी अटैक कर सकता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल इधर से भी अटैक कर सकता है। दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं। अगर इधर से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, रिटेंशन। अगर इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, इन्वर्जन। ये ओवरऑल बात रहा स्टीरियोकेमिस्ट्री का। अब हम जो बात करने वाले हैं वो SN2 मैकेनिज्म पर। तो चलो हम लोग SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो एक रिएक्शन है RH और OH-। ये OH- क्या करने वाला है, यहाँ पे OH आ जाएगा और X पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। चलो सबसे पहले अच्छे से SN2 सीखने के लिए इसका मैकेनिज्म पे बात करें। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास R और बॉन्ड क्या है, X है, और यहाँ पे क्या हुआ, ये एक न्यूक्लियोफाइल OH- यहाँ पे क्या करेगा। अब देखिए ये OH- जब इधर से अटैक करना जाएगा तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल कर देगा। मतलब ये दोनों में क्या होगा, ये दोनों में ही क्या होने लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगेगा। तो ये इधर से अटैक करने नहीं देगा। तो इसीलिए OH- को एक लास्ट चांस है कि ये बैक साइड से अटैक करे। तो इधर से अटैक पॉसिबल नहीं है, तो हमेशा ये बैक साइड से अटैक करता है, और फिर ये बॉन्ड का इस तरह से क्लीवेज होता है। लेकिन बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन स्टेट। ये जो R ग्रुप है
ये जो R ग्रुप है यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से आपको यहाँ पे X जैसे जैसे बॉन्ड टूटेगा OH का बॉन्ड बनता चला जाएगा, यहाँ OH का बॉन्ड बनता चलाएगा और एक यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है। चलो स्टूडेंट्स अब बात स्टार्ट करते हैं SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर। देखो एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल से देखो ये OH माइनस क्या करेगा, ये X का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और यहाँ पे CH3OH और यहाँ पे X पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। चलो पहले इसका मैकेनिज्म सीख ले, उसके बारे में पूरा डिटेल बात करते हैं। मैकेनिज्म में क्या पता चलता है कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये CH3 है, इस तरह से क्या बना हुआ है, इस तरह से ये CH3 है, अब यहाँ पे X जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, मान लीजिए ये OH माइनस अटैक करना चाहता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अटैक इस साइड से करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये अटैक करना चाहेगा लेकिन अटैक करने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में ही इलेक्ट्रॉनिक कि हम इधर हैं तो तुम इधर से क्यों आ रहे हो, तो इसको एट लास्ट बात बन जाता है कि यहाँ पे ये अटैक बैक साइड से ही कर पाएगा, या फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए ये बैक साइड से अटैक कर पाएगा क्योंकि ये रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अभी नहीं, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे पहले बॉन्ड जिस तरह से ये बॉन्ड टूटेगा उस तरह से बॉन्ड बनेगा साइमल्टेनियसली, मतलब कि जिस तरह से ये X का बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा उस तरह से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। ये ट्रांजिशन स्टेट बन सकते हैं, इसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते, हम लोग इसको सिंपली देख सकते हैं कि ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ये प्लेनर ये भी होते हैं, लेकिन ये 5 बॉन्ड बना रहा है देखो यहाँ पे, लेकिन ये ओवरऑल ट्रांजिशन स्टेट होता है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन हम लोग ये जो बॉन्ड है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग को हम सिग्मा बॉन्ड में कैलकुलेट नहीं करते, ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। और ओवरऑल क्या है यहाँ पे पता चलेगा कि आपको लास्ट में ये OH बैक साइड से अटैक करते हुए दिखेगा और इस तरह से आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे क्या बात रहा कि देखिए जिस तरह से X लीव करता है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड से ही ये अटैक करेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये RDS स्टेप ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा RDS स्टेप ही चलता है, मतलब एक ही स्टेप में सारा कंप्लीट SN2 रिएक्शन हो जाता है। अब देखिए सबसे पहला बात यहाँ पे कि बायोमोलिकुलर क्यों बोला गया, कि देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक देखिए एक OH पार्टिसिपेट कर रहा है और एक ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बायोमोलिकुलर है और इसीलिए यहाँ पे SN2 रिएक्शन है। और यहाँ पे तो अगर बात करें कि ये जो अगर X बात करें, X अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, जैसे I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस, तो यहाँ पे अगर आयोडीन हुआ तो बेस्ट लिविंग ग्रुप होने चाहिए यहाँ पे, तभी ये यहाँ से बाहर जाएगा, तभी वो बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे OH कर सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए यूज़ किए हैं कि यहाँ पे कोई भी H पॉजिटिव का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर H पॉजिटिव आएगा तो इसी को खींचने लगेगा पहले से ही। यहाँ पे जब तक ये OH माइनस इधर अटैक ना कर दे, ये पहले बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, साइमल्टेनियसली X का बॉन्ड ब्रेकिंग और X का बॉन्ड फॉर्मेशन होते चला जाएगा। और अगर हम रेट का बात करें तो जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन SN2 का ज़्यादा होगा, जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट होगा SN2 रिएक्शन में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रहा, ये R ग्रुप क्या CH3, यस CH3 बेस्ट SN2 रिएक्शन देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से होने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो बात कर लेते हैं कौन कौन सा R यहाँ पे हो सकता है, ये CH3। देखिए जितने छोटे ग्रुप्स होंगे उतना आसानी से ये अटैक कर सकता है और उतना आसानी से अटैक करेगा क्योंकि बैक साइड से अटैक है। तो जितना यहाँ पे भीड़ बढ़ता जाएगा, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउडनेस बढ़ते जाएंगे, वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो हो जाएगा। तो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन इस मिथाइल ग्रुप का होगा, उसके बाद ये 1 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री और ये फिर 3 डिग्री के होंगे। सो जितना ज़्यादा क्राउडिंग बढ़ता जाएगा उस तरह से वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक
जितना कम भीड़ रहेगा उतना बैक साइड से अटैक आसानी से कर पाएंगे। अगर यहाँ पे अटैक करने जाएगा तो ये इधर से रिपल्शन और ये इधर से रिपल्शन देने, जिस तरह से ये वाला ग्रुप है। ये देखिए, अगर ये ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे कितना भीड़ है बताइए। तो यहाँ पे अटैक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसे जो छोटे छोटे ग्रुप्स को अटैक करने में बहुत ही आसानी होता है न्यूक्लियोफाइल को। इसी तरह से हम लोग SN2 भी कंप्लीट कर लिए। सो दैट्स अबाउट ऑल दीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।